हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 5 शुरू करेंगे, तरंग गति व ध्वनि। ठीक है, यानी तरंग गति और ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। तो समझिएगा तरंग क्या होती है। तरंग, देखिए तरंग किसे कहते हैं। तरंग वह विक्षोभ होता है, यानी तरंग एक कंपन होता है, विक्षोभ होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि जब किसी भी माध्यम में, जैसे कोई हलचल होती है किसी माध्यम में, जो हलचल के कारण उसमें एक विक्षोभ उत्पन्न होता है और वह विक्षोभ एक पैटर्न में आगे की तरफ मूव करने लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यही कोई माध्यम है, ठीक है, कोई मीडियम है और इसमें एक विक्षोभ हुआ जिसके कारण इसके कण क्या करने लगे, कंपन करते हुए एक ऐसे पैटर्न बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे भी तरंगे जा सकती हैं, ऐसे भी विक्षोभ उत्पन्न होकर ऐसे आगे बढ़ता जा सकता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं हम लोग की, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। तरंग क्या करती है, इसका एक बहुत ही अच्छा काम करती है कि ये जो ऊर्जा होता है ना, इस ऊर्जा को एक स्थान से क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती है, ट्रांसफर करती है। यानी ऊर्जा यहाँ पे है तो दूसरे स्थान तक ले जाएगी, वहां की ऊर्जा को फिर इधर दूसरे किसी स्थान तक ले जाएगी। यानी ऐसे ये ऊर्जा का स्थानांतरण करने का काम भी करती है क्या, तरंग। बात समझ में आई। तो तरंग एक प्रकार की विक्षोभ है, ठीक है, जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या होती है, सहायक होती है। या ये कह सकते हैं कि तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, यानी किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ जो एक पैटर्न में आगे की तरफ मूव करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग कहते हैं। ये क्या करता है, तो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, ये जो तरंगे होती हैं कितने होती हैं, दो प्रकार की होती है। ठीक है, तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। क्या होता है, एक तो होता है यांत्रिक तरंगे। क्या होता है, यांत्रिक तरंगे, और दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या होता है, ये पहला, और दूसरा क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तरंगे हम लोग की दो प्रकार की होती हैं, एक यांत्रिक तरंगे और एक विद्युत चुंबकीय तरंगे। दो हम लोग की तरंगे होती हैं। ठीक है, यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं, जो हम लोग का पहला है यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं, तो यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होगी, बिना मीडियम का वह संचरित नहीं हो पाएंगी। उन तरंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक तरंगे। और ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है, एक क्या होता है, अनुप्रस्थ, दूसरी अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, ठीक है, यही तरंगे होती हैं यांत्रिक तरंगे। ये अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, तो वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। बात समझ में आई। अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं, तो ऐसी तरंग, ठीक है, जिसकी जो आगे बढ़ने की दिशा है वह कणों के लंबवत हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे किसे कहते हैं, तो वे तरंग जिसके आगे बढ़ने की जो दिशा होती है कणों के कंपन के समदिश होती है, यानी जैसे कंपन करते हैं उसी दिशा में वो आगे बढ़ती है, समदिश होती है, कंपनों के समदिश होती है। और अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, कंपनों के लंबवत होती है। ठीक है, यानी अनुप्रस्थ तरंग की उदाहरण देखें तो ऐसे करेगी, ऐसे जाएगी अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, और अनुदैर्ध्य तरंग की देखें तो ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। ये बात समझ में आई। तो अनुप्रस्थ तरंगे, देखिए ये जो है ना, ये जा रही है तो इसके जो कण हैं इसके लंबवत ऐसे कंपन कर रहे हैं और तरंग ऐसे आगे बढ़ रही है।
ठीक है, इसमें मैं एरो बनाया हूँ, ये एरो बस उसकी गति को दिखा रहा है, ठीक ना कि ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहा है ना, ऐसे ऐसे मतलब ये ऐसे आगे कंपन करते हुए जा रहा है, ऐसे ऐसे कंपन करेगा, इसके जो कण हैं ऐसे ऐसे कंपन करेंगे, आगे पीछे ऐसे ऐसे आगे पीछे कंपन करेंगे। इसी तरह क्या होती है, ये तरंग आगे भी बढ़ती है इसी तरह, ठीक है। इसको ऐसे पैटर्न से दिखाया जाता है, सरलन बिलरन। इसको किससे दिखाते हैं, इसको श्रृंग और गर्त, इसको क्या बोलते हैं, ये जो गड्ढा टाइप का है इसको गर्त बोलते हैं, और ये जो ऊपर उठा हुआ होता है उसे श्रृंग बोलते हैं। इस वाले पैटर्न में कुछ लाइनें नजदीक नजदीक बना दी जाती हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, संपीड़न, संपीड़न, और जो दूर दूर रहती है उसको क्या बोलते हैं, बिरलन। सबको पता है ना। तो आप ऐसे भी उदाहरण दे सकते हैं कि वे तरंगे जो श्रृंग अथवा गर्त के रूप में चलती हैं उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, और वे तरंगे जो संपीड़न और बिलन के रूप में चलती हैं उसे क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। आप ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये रहा आपका यांत्रिक तरंगे, दो प्रकार की, समझ में आया होगा। फिर ये जो हम लोग का दूसरा है, इसमें तरंगों में यांत्रिक तरंगों को हम लोगों ने समझ लिया। अब दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो इसको भी समझ लेते हैं। यहीं पे क्या होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, देखिए यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती थी, माध्यम की, लेकिन ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ठीक है, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसके लिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, यानी इनको संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्या करती है, निर्वात में भी गमन कर सकते हैं, यानी जहाँ पे माध्यम भी नहीं रहेगा वहां पे भी ये क्या कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं। जैसे प्रकाश है, पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है, दृश्य प्रकाश की किरणें हैं, रेडियो, एक्सरे, सब ये क्या करती हैं, निर्वात में भी चल सकती हैं। तो इस कारण इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ध्यान रखिएगा कि वे तरंगे जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसको किस में रखा गया है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में मानते हैं उसको, और जिसको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं यांत्रिक तरंगे। और उसमें से दो हो सकती हैं, एक तो श्रृंग अथवा गर्त के रूप में चलेंगी, जैसे प्रकाश या जल में डाल देंगे, पत्थर फेंकते हैं तो उसमें जो तरंगे उत्पन्न होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे। और ये जो डीजे साउंड जो ध्वनियां उत्पन्न होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये जो मेरी ध्वनि से जो आगे इस माध्यम में जो हलचल हो रही होगी, इसमें जो तरंग उत्पन्न हो रही होगी वो किस रूप में चलती है, संपीड़न और बिरलन, यहाँ पे बिरलन, हाँ सही, बिरलन, बिरलन के रूप में चलती है, ठीक है, बात समझ में आई होगी। चलिए आगे हम लोग की है, आगे टॉपिक ध्वनि तरंगे, तो उसको समझते हैं, इसको नोट करिएगा। चलिएगा देखिए आगे हम लोग का टॉपिक है जो ध्वनि तरंगे, क्या है, ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे, सब लोग परिचित होंगे इस वर्ड से, ध्वनि तरंगे। ध्वनि क्या होता है, ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, तो जो ध्वनि है एक प्रकार की ऊर्जा है, क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। और एनर्जी क्या करती है भाई, किसी न किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है। ऊर्जा की परिभाषा यह कि किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, तो जरूर एक कोई ना कोई काम करती होगी, किसी न किसी काम को करने में मदद करती होगी। तो किस में मदद करती है, तो ध्वनि एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारे कानों में जाती है, तो हमारे तो क्या करती है, वो जब कानों में पड़ती है तो जो हम लोग की जो सुनने की संवेदना है, ठीक है, जो सुनने की शक्ति है उसको क्या कर देती है, जागृत कर देती है, ठीक है। तो क्या बताएंगे कि ध्वनि एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, सुनने की संवेदना को क्या करती है, जागृत करती है, क्या करती है, जागृत करती है। बात समझ में आई। तो क्या है, ध्वनि तरंगे एक प्रकार की ऊर्जा होती हैं जो सुनने की संवेदना को जागृत करती हैं हमारी कानों में, या अन्य किसी जानवर के, अन्य किसी एनिमल के, या कोई भी ये जो पूरी मानव जाति है, पशु जाति है, इनके कानों में पहुंचकर उनके सुनने की संवेदना को क्या करती है, जागृत करती है। कौन, ध्वनि तरंगे, ठीक है। क्या होता है कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, निर्वात में नहीं चल सकती हैं,
निर्वात में नहीं चल सकती हैं। अर्थात ये क्या होती हैं? निर्वात में नहीं चल सकती, इसकी मतलब ध्वनि तरंग एक प्रकार की क्या है? यांत्रिक तरंग है। क्या है? यांत्रिक तरंग है। तो इसकी डिफिनीशन में और एक चार चांद लगा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ध्वनि तरंगे की परिभाषा कोई पूछे तो कह सकते हैं कि वे ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। ऐसे बताएंगे कि ध्वनि तरंगे वे यांत्रिक तरंगे होती हैं जो हमारे कान को सुनने की संवेदना को क्या करती है? जागृत करती है। ठीक है, यांत्रिक तरंगे कह देंगे तो आगे वाला समझ जाएगा कि भाई ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि यांत्रिक जो तरंगे होती हैं इनके लिए अति आवश्यक होता है माध्यम संचरण के लिए, यानी इनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता एकदम महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। नहीं रहेगा तो ये गमन नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ये जो ध्वनि तरंगे होती हैं यांत्रिक तरंगे होती हैं, और यांत्रिक तरंगे के लिए क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब माध्यम की आवश्यकता होती है, इसका मतलब है क्या हो सकता है? निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ध्वनि तरंगे एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे होती हैं और एक प्रकार की ऊर्जा भी है। दोनों कह सकते हैं कि ध्वनि तरंगे एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें सुनने की संवेदना को जागृत करती है, या वे यांत्रिक तरंगे जो हमारे कानों को सुनने में सहायक होती हैं, यानी कानों की सुनने की संवेदना को बढ़ाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? ध्वनि तरंगे बोलते हैं। और इसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है संचरण के लिए, माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ठीक है, इसका जो मान होता है, हम लोग के जो वायु है हम लोग के मीडियम में, यानी जहाँ पे अभी हम लोग का जो वायुमंडल है, इसमें जो ध्वनि की मान होती है, ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की चाल जो होती है, ध्वनि की चाल वो कितना होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लगभग में इतना लेते हैं हम लोग। कितना? 332 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई होगी? कुछ नोट्स में बता रहे हैं आपको कि नोट में क्या कह रहा है आपसे। नोट में कह रहा है कि जो कैथोड किरणें होती हैं, कैनाल किरणें होती हैं, अल्फा बीटा किरणें होती हैं, ध्वनि तरंगे तथा प्रस्रव्य तरंगे होती हैं, ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके संचरण के लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी? माध्यम की आवश्यकता होगी। तो कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा बीटा, ध्वनि तरंगे, प्रस्रव्य तरंगे, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ये कैसी तरंगे है? यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, और ऑप्शन दे दे पराबैंगनी किरणें, उष्मीय किरणें, दृश्य किरणें, और उसमें ऑप्शन दे दे फिर प्रस्रव्य तरंगे। तो आप किसको सही मारेंगे? चुंबकीय तरंगे नहीं है तो प्रस्रव्य तरंगे, चुंबकीय तरंगे नहीं है। ठीक है, ऐसे कह दे कि निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ऑप्शन दे दे आपको कि ध्वनि तरंगे, कैनाल किरणें, कैथोड किरणें, अल्फा बीटा किरणें, और फिर उसमें ऑप्शन दे दे आपको पराबैंगनी किरणें। तो किसको मारेंगे? पराबैंगनी किरण को। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे है, कौन ध्वनि तरंगे, अरे कौन यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक है, थोड़ी इसको नोट करिएगा। फिर हम लोग देखते हैं ध्वनि के कुछ अभिलक्षण। क्या देखते हैं? ध्वनि के कुछ अभिलक्षण। तो इसको नोट करिएगा, ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण। इसमें अभिलक्षण में पहला क्या कह रहा है आपसे? तारत्व अथवा इसी को बोलते हैं पिच। ठीक है, क्या बोलते हैं? पिच। तो तारत्व अथवा पिच क्या होता है? तो जो हम लोग की ध्वनि होती है उसका पतला और मोटा, जैसे लड़कियां बोलती हैं बहुत पतली बोलती हैं, बोलते हैं ना, तो किसके कारण? तारत्वता के कारण। किसके कारण? तारत्वता या तरत्व के कारण क्या होती हैं? कुछ आवाजें क्या होती हैं? सुरीली होती है, यानी पतली होती हैं, कुछ मोटी होती हैं। ठीक है, तो बस यही तरत्वता से आपको यही मतलब समझना है कि तरत्व क्या होता है। तो ध्वनि का जो पतला और मोटा होना होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तारत्व बोलते हैं। आगे क्या है आपका? प्रबलता।
नेक्स्ट जो दूसरा है वो है प्रबलता। प्रबलता मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जैसे कहीं दूर डीजे बज रहा है तो, या कहीं साइड में भी कहीं भी, तो उसकी आवाज कभी तेज सुनाई देती है, कभी कम सुनाई देती है। ऐसा सुने ना, कभी तेज सुनाई देती है, कभी कम सुनाई देती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबलता बोलते हैं। और प्रबलता को किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। आगे आपका है गुणवत्ता। तीसरा क्या है, गुणता है, गुणवत्ता नहीं गुणता है। गुणता क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए दो इंस्ट्रूमेंट हैं, दो वाद्य यंत्र हैं, और ये जो हैं समान आवृत्ति की, समान आवृत्ति की, ठीक है, दोनों की आवृत्ति क्या है, समान है, और जो तीव्रता हो वो भी क्या हो, समान हो, ठीक है। यानी दो यंत्र हो और वह समान आवृत्ति और समान तीव्रता का तरंग ध्वनि तरंग उत्पन्न कर रहे हैं, तो उनके बीच जो डिफरेंस बताता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणता। बात समझ में आई ना। यानी मैं भी जितनी आवृत्ति और जितनी तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न कर रहा हूँ, कोई मेरे सामने व्यक्ति है वो भी उतनी ही आवृत्ति और उतनी ही तीव्रता का ध्वनि उत्पन्न करे, तो इन दोनों ध्वनियों के बीच जो डिफरेंस बताएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणता बोलते हैं। बात समझ में आई होगी। आगे देखिए चौथा, तीव्रता। चौथा क्या है, तीव्रता। तीव्रता, ठीक है। तीव्रता क्या होती है, समझिएगा तीव्रता क्या होता है। तो एकांक क्षेत्रफल से, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल से, जैसे मान लीजिए यही क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल से ये जो ध्वनि तरंगे हैं, एक सेकेंड में जितनी ध्वनि तरंगे इस पार कर जाती हैं, यानी एकांक क्षेत्रफल को एक सेकेंड में जितनी ध्वनि तरंगे पार कर जाती हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं। इन्हीं की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं। इन्हीं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं। तो आप क्या बताएंगे, तीव्रता की परिभाषा कोई पूछे आपसे तो क्या बताएंगे कि एकांक क्षेत्रफल से एक सेकेंड में जितनी ध्वनि तरंगे पार कर जाती हैं, उन्हीं की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं। जो तीव्रता होता है, तीव्रता प्रोपोर्शनल होता है आयाम के स्क्वायर के। क्या होता है, आयाम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आई बराबर आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर होता है, ऐसे। बात समझ में आई ना। तो यही है कुछ ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण, जिसमें तारत्वता, प्रबलता, गुणता और तीव्रता के बारे में हम लोगों ने समझा। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछे कि गुणता होता है, तारत्वता होता है, तो आप बता सकते हैं ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, श्रव्य का परिसर। श्रव्य का परिसर, परिसर मतलब क्या होता है, सीमा। अश्रव्य मतलब सुनना, यानी सुनने की सीमा क्या होती है, ठीक है। इसको मिटाकर फिर समझते हैं उसे। देखिए श्रव्य का परिसर, यही बोल रहा है ना, श्रव्य का परिसर। इसका मतलब समझिए, श्रव्य का मतलब क्या होता है, सुनना। अब परिसर का मतलब क्या होता है, सीमा। यानी सुनने की सीमा कितनी कितनी तक है, यानी किन किन आवृत्तियों की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, किन किन आवृत्तियों की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। तो इसके आधार पर, यानी सुनने के आधार पर, यानी हम लोग किन किन आवृत्तियों को हम लोग सुन सकते हैं, कितनी कितनी आवृत्तियों की ध्वनियों को सुन सकते हैं, इसके आधार पर ध्वनियों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन सी, तो श्रव्य तरंगे और अपश्रव्य तरंगे, और क्या होती है, पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे ये होती हैं, ठीक है। श्रव्य तरंगे, श्रव्य मतलब क्या होता है, सुनना। अभी ऊपर देखा, अभी ऊपर मैंने बताया श्रव्य मतलब क्या होता है, सुनना। तो वे तरंगे हम जिसको सुन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, श्रव्य तरंगे। और उनकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के क्या होती है, बीच होती है।
यानी 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि होती है उसको हम लोग सुन सकते हैं। उसके बाद से जो ध्वनि आएंगी कम या बेसी, उसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो श्रव्य तरंगे समझ में आया। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को क्या बोलते हैं? श्रव्य ध्वनि, श्रव्य तरंगे बोलते हैं। अब श्रव्य तरंगे क्या होती हैं? तो 20 हर्ट्ज से जो कम आवृत्ति की जो होती हैं, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम, यानी जो जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको किसमें रखा जाता है? अपश्रव्य तरंगों को। और इसको मनुष्य सुन नहीं सकते, यानी हम इसको सुन नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। ये मनुष्य के लिए, मनुष्य की बात कर रहे हैं कि मनुष्य इसको सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, पर अश्रव्य किसे कहते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो तरंगे होती हैं उसको क्या बोलते हैं? परश्रव्य तरंगे। इसको भी मनुष्य सुन नहीं सकता है, इसको भी मनुष्य नहीं सुन सकता है। लेकिन जो बिल्ली होती हैं, ठीक है, बिल्ली, कुत्ता, मच्छर, ठीक है, ये सब क्या कर सकते हैं? इन आवृत्तियों की ध्वनि को क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। बात समझ में आई होगी। तो जो श्रव्य की परिसीमा है उसको 3 बराबर भागों में बांटा गया। अरे 3 भागों में बांटा गया, बराबर भागों में नहीं, 3 भागों में बांटा गया है। क्या? एक श्रव्य तरंगे, यानी वे तरंगे जिनको हम लोग सुन सकते हैं और उनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। अब श्रव्य तरंगे जिनको हम नहीं सुन सकते हैं और उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम की होती है। ठीक है, इसको भी कुत्ते बिल्ली सुन सकते हैं, इसको भी। जैसे देखोगे जो बिल्लियां सोई रहती हैं, कुछ खा रही हैं, तो आप कितना हो भी धीमी गति से जाएंगे तो वो जान जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने 20 हर्ट्ज से कम की भी आवृत्ति उत्पन्न की, लेकिन वो उसे सुन सकती हैं, इस कारण वो भग जाती हैं। वैसे 20,000 हर्ट्ज के बाद की भी वो लोग ध्वनियां सुन सकती हैं, और वो ध्वनियां किस में आती हैं? परश्रव्य तरंगों में आती हैं। ठीक है, तो यही रहा, इतना ही बस। और उसके बाद से आगे हम लोग प्रतिध्वनि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रतिध्वनि, और आगे सोनार ओनार है सब, उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। देखिए हम लोग का अगला टॉपिक है प्रतिध्वनि। क्या है? प्रतिध्वनि। ठीक है, प्रतिध्वनि क्या होता है? प्रतिध्वनि, प्रति मतलब ऐसे ही मालूम चला है, प्रतिध्वनि मतलब मैंने कुछ बोला, जैसे क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया का प्रतिक्रिया, मैंने क्रिया किया फिर प्रतिक्रिया हुआ, विलोम, अपोजिट। जैसे मैंने कुछ कार्य किया फिर उसके बदले मुझे मिला, तो वही होता है प्रतिध्वनि। मैंने ध्वनि बोला तो फिर मुझे ध्वनि के बदले एक ध्वनि मिली, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा होता है और ये कुछ बोलता है, तो कुछ दूर जाकर और किसी माध्यम से ध्वनि क्या होती है? पुनः इसके पास आती हैं और सुनाई देती हैं इसको, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। ठीक है, तो जब कोई मनुष्य बोलता है, उसके मुंह से ध्वनि निकलती है, तो कुछ दूर जाकर या कुछ अगर उसके सामने कोई अवरोधक आता है तो उससे टकराकर और पुनः उस श्रोता के पास आती है और सुनाई देती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। इनके जो बीच की, यानी श्रोता और अवरोधक के जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है वो कितना होती है? 17.2 मीटर होनी चाहिए। ये पूछता है आपसे कि प्रतिध्वनि के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितना होती है? तो 17.2 मीटर होती है। ठीक है, न्यूनतम दूरी इतनी होती है, तो प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगा। ठीक है, आगे जो प्रतिध्वनि होती है, कह रहा है कि हमारे मस्तिष्क में जो ध्वनि की संवेदना होती है लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। अच्छी बात है इसको याद रखने की कि जो हम लोग की मस्तिष्क में जो ध्वनि की संवेदना है वो कितने मिनट तक बनी रहती है, कितने सेकेंड तक बनी रहती है? तो 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। ठीक है, ये बात याद रखने योग्य है, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, आगे जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें पूछ सकता है। ठीक है, और जो प्रतिध्वनि का फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला और कुछ दूर अवरोधक है
उसकी दूरी भी पता होगी, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इतनी दूर पे अवरोधक खड़ा है, इस चाल से मैंने ध्वनि बोली, जो मैंने ध्वनि बोली उसकी चाल ये है, तो कितने समय बाद मुझे सुनाई देगी। तो उसके लिए फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, टी बराबर समय बराबर होता है 2d/v होता है। क्या होता है? 2d/v। या यहाँ से आप उसका वेग निकालेंगे तो 2d/t, ये से फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्यों आता है, कब आता है, कैसे फार्मूला आता है? तो जैसे मान लीजिए ये श्रोता है और ये अवरोधक है, इसके बीच की दूरी मैंने मान लीजिए d माना है, ठीक है। तो ये ध्वनि यहाँ से जाएगी तो d दूरी तय की, फिर यहाँ से टकरा कर फिर यहाँ पे आएगी तो फिर d दूरी तय करेगी, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 2d हो जाएगा। यानी जो कुल दूरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2d हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से ध्वनि गई यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लग रहा है, समय वो कितना लग रहा है? t लग रहा है। कितना लग रहा है? t लग रहा है। तो चाल बराबर मालूम है हमें, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 2d, और समय कितना है? t। यहाँ से अगर t निकाले तो t यहाँ चले जाएगा, v यहाँ जाएगा, तो वही फार्मूला उससे आता है, ठीक है। बात समझ में आई? आगे इसमें आपके कुछ फार्मूले दिए हैं, जैसे तरंग दैर्ध्य के बारे में, आवृत्ति के बारे में, आवर्त काल के बारे में। तो इसको भी सबको तो पता ही होगा क्या होता है, लेकिन मैं बता भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहला तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए दो ध्वनि तरंगे चलती हैं, दो ही हम लोग की ध्वनि तरंगे चलती हैं, एक ऐसे चलती हैं और एक ऐसे चलती हैं, एक श्रृंग अथवा गर्त के रूप में चलती हैं और एक संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं, ऐसे चलती है ना। तो तरंग दैर्ध्य की परिभाषा क्या बताएंगे? तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि कोई तरंग एक दोलन पूरा करने में जितना दूर चली जाती है उसे तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। या कह सकते हैं कि दो क्रमागत श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये श्रृंग हो गया, एक ये श्रृंग हो गया, तो इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है इसको क्या बोलेंगे? तरंग दैर्ध्य बोलेंगे। या ये गर्त हो गया, दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? तरंग दैर्ध्य बोलेंगे। उसी तरह इसमें भी दो संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य, ठीक है। दो क्रमागत संपीड़नों व विरलनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। जैसे मान लीजिए विरलन हो रहा है तो एक ये है, एक ये, क्रम से आना चाहिए, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। या इसके विरलन में भी ले लें तो इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? तरंग दैर्ध्य। तो परिभाषा क्या बताएंगे कि दो क्रमागत श्रृंगों अथवा गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। या दो क्रमागत संपीड़नों व विरलनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। या ये कह सकते हैं कि एक दोलन पूरा करने में वस्तु यानी जो तरंग है वो जितनी दूर तय करती है, जितनी दूरी तय करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, ठीक है। इसको डिनोट किसे करते हैं? तो लैम्डा से करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है आपका आवृत्ति। आवृत्ति इसको n से डिनोट करते हैं। किससे? n से। तो एक सेकेंड में जो माध्यम का कण है जितनी बार कंपन करता है उसी की संख्या को बोलते हैं हम लोग क्या? आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। बात समझ में आई ना? कलम कापी रखे रहिए अपने पास, जो मैं डिफिनीशन बताता हूं उसको आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है। क्योंकि बोर्ड पे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और लिखने में भी बहुत दिक्कतें होंगी, मान लो बोर्ड बहुत जल्दी भर जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे रहिए और जो मैं डिफिनीशन बताऊं उसको नोट करना हो तो नोट करिए, या समझ जाते हो तो और बेहतर बात है, ठीक है। तो आवृत्ति किसे कहते हैं? तो एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या, एक सेकेंड में कितनी बार कंपन करे उसको काउंट कर लीजिए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? आवृत्ति। इसको किससे डिनोट करते हैं? n से, ठीक है। तीसरा आपका आवर्त काल। आवर्त काल, आवर्त काल इसको डिनोट करते हैं कैपिटल T से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल T से। क्या होता है आवर्त काल? तो एक दोलन पूरा करने में, जैसे ये तरंग यहाँ से गई यहाँ, फिर यहाँ, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई, एक ऊपर गई, फिर कुछ नीचे आई और यहाँ, तो एक दोलन पूरा करी ना। तो एक दोलन में जितनी दूरी गई तो तरंग दैर्ध्य हो गया, लेकिन इसको पूरा करने में जितना समय लगेगा ना, एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगेगा उसी को बोलते हैं आवर्त काल। जैसे पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, जैसे 365 दिन, उसी को हम लोग बोलते हैं पृथ्वी का आवर्त काल। एक चक्कर मार ली, उसका पृथ्वी का आवर्त काल हो गया। उसी तरह जब तरंग दैर्ध्य एक दोलन पूरा कर लेती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है, और जितना समय लगता है उसी को बोलते हैं
तरंग का आवर्तकाल। इसको डिनोट किससे करते हैं? टी से। आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध होता है आपका टी बराबर होता है 1/n। इस फार्मूले को भी नोट कर लीजिएगा 1/n, या यहां से n बराबर निकाले तो 1/t, ऐसा आ जाएगा। और एक और फार्मूला आता है इसमें, उसको भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। v बराबर होता है n इंटू लेमडा, यानी तरंग की चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में संबंध v बराबर होता है n इंटू लेमडा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये फार्मूला और ये फार्मूला, यानी जितने फार्मूले लिखे इन सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट टॉपिक इस लेसन का, सोनार। सोनार क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद ये इसका थ्योरी समाप्त हो जाएगा, तो हम लोग न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम्पल, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स सब पूछ सकता है आपसे पेपर में, ठीक है। तो देखिए चलते देखते हैं इसका लास्ट टॉपिक, सोनार। क्या? सोनार। तो ये एक प्रकार की युक्ति है। क्या है? युक्ति है, यंत्र है, मशीन है। इसका काम क्या है? तो समुद्रों में जो डूबे हुए जहाज हैं, डूबे हुए जहाज, पत्थर, क्या है? पत्थर, मछलियां, इनके दूरी को ज्ञात करने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। किसका? सोनार का। और सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। कौन सी तरंगों का? पराश्रव्य तरंगे का उपयोग किया जाता है। किसमें? सोनार में। रियल केस में आपका अपश्रव्य तरंगों का भी उपयोग करते हैं। किसका? अपश्रव्य तरंगों का भी उपयोग किया जाता है, इसमें नहीं, सोनार में नहीं, अपश्रव्य तरंगों का भी उपयोग किया जाता है इन सब चीजों में, ठीक है। अपश्रव्य तरंगों का भी इन सब चीजों में उत्पन्न किया जा सकता है, किया जाता है जहाजों की चाल को ज्ञात करने में, ठीक है। किसी समुद्र में कोई वस्तु डूबी है तो उसके दूरी ज्ञात करने में, तो यही सोनार की उपयोग है। सोनार एक प्रकार की युक्ति है जो समुद्र में डूबे हुए जहाजों, पत्थरों, मछलियों के झुंडों या दुश्मनों की जो पनडुब्बियां आती हैं उनका जो दूरी है, उनके बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए, जैसे मैं मान लो यहाँ पे हूँ, सोनार लिया हूँ, तो इस सोनार से अब जिस वस्तु की दूरी ज्ञात करना हो उसका हम लोग दूरी ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को आप लोग बिना लाइक किए हुए माने होंगे नहीं, ठीक है। तो चलिएगा, जो लोग लाइक नहीं किए हैं, अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो चलिए हम लोग इसका जो क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।